फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो अब हम आज करेंगे कुछ और भी जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। पत्तियां द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। जो पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, उसको क्या है, समझाइए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पादप हैं। मतलब जो पृथ्वी के जो समस्त जीवधारी हैं उनके लिए क्या है, भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पादप पेड़ पौधे हैं। पौधों जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल, जो पौधे होते हैं जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के जो पदार्थ होते हैं, हरे रंग के पदार्थ की क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है। इस कारण इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, और इसे ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। यही ग्लूकोज क्या है, मंड में परिवर्तित होकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, 6H2O प्लस कार्बन, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा और प्लस ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पत्तियों की संरचना का वर्णन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला कि पत्ती की संरचना का वर्णन कीजिए। लॉन्ग आंसर में आपको वहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो चलो देखते हैं कि पत्ती की जो संरचना होती है किस टाइप से होती है, और पत्ती में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। पत्ती पौधे का वह भाग है जो तने से निकलता है। हमें पता है कि जो पत्ती है वो क्या है, पौधे का वह भाग है जो तने से निकलता है। पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है, इसीलिए पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। इसीलिए जो पत्तियां हैं, पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। और ये हरे रंग की होती हैं, इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये जो क्या होते हैं, जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की होती है और इनमें क्या है, पर्णहरित पाया जाता है। इसके बाद है आपका कि पत्ती के निम्न मुख्य 3 भाग होते हैं। अगर वो पूछे कि पत्ती के कितने भाग होते हैं, यहाँ से आपका एक शॉर्ट आंसर भी बन सकता है कि पत्ती की संरचना का वर्णन कीजिए या पत्ती किसे कहते हैं। तो अगर वो पूछें कि पत्ती के कितने भाग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, 3 भाग होते हैं। पर्णफलक, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 3 ही है, पर्णफलक, पर्णवृंत और पर्णाधार। ठीक है, ये मैंने पत्ती का डायग्राम बना रखा है। इसमें बता रखा है कि ये जो जो यहाँ का ये पोर्शन है ये क्या है, पर्णवृंत है। ये वाला पर्णवृंत कहलाता है और ये पर्णाधार कहलाता है। इसके अलावा क्या है, ये पोर्शन पर्णफलक कहलाता है, ये वाला। और इसके अलावा ये मध्य सिराएँ हैं और ये उपसिराएँ कहलाती हैं। और ये जो क्या है, इसको बोलते हैं धार। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है धार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, औषधि के रूप में उपयोग में आने वाले पौधे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्योंकि ये 1 लाइनर में भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपको ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं एग्जाम में। तो चलो देखते हैं। जो तुलसी होती है, तुलसी, इसका उपयोग होने वाला भाग और औषधीय गुण। पौधे का नाम, उपयोग होने वाला भाग और औषधीय गुण, या फिर इनका उपयोग क्या होता है। जो तुलसी होती है, तुलसी जो उपयोग होने वाला जो भाग होता है, तुलसी की पत्ती का यूज़ करते हैं। तुलसी की जो पत्ती होती है औषधि के रूप में किस प्रकार करते हैं, गले की खराश या फिर त्वचा रोग, इसका उपयोग। नीम की जो पत्ती होती है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, त्वचा रोग। इसके बाद है सर्पगंधा। जो सर्पगंधा होता है उसका जो जड़ों का जो चूर्ण होता है, अनिद्रा या फिर रक्तचाप कम करने में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट ईसबगोल। बीज की जो भूसी होती है ईसबगोल के, पेचिश ठीक करने में। और चाल मोगरा, जो चाल मोगरा का जो बीज होता है वो यूज़ होता है कुष्ठ रोग तथा खुजली में। इसके बाद नेक्स्ट है कुनैन या फिर सिनकोना। जो इसकी जो छाल होती है, छाल का यूज़ करते हैं मलेरिया की दवा बनाने में, क्या इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जामुन। जामुन के जो बीज होते हैं, उन बीजों का जो चूर्ण होता है वो मधुमेह में उपयोगी होता है।
इसके बाद नेक्स्ट है मुलेठी। जो मुलेठी की जो जड़ है उसका यूज़ करते हैं गले की खराबी या फिर खांसी या फिर ज्वर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस का जो क्या होता है तेल, यूकेलिप्टस का जो तेल होता है वो जुखाम में यूज़ किया जाता है। हर बहर जो त्रिफला चूर्ण है ये क्या है उदर रोग में क्या होता है उपयोग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुष्प क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आंसर्स ही करवा रहा हूँ, ठीक है। ये जो इसके बाद है कि पुष्प क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पुष्प क्या है, इसके कितने भाग होते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। पुष्प पौधे का वह भाग है जो प्रजनन में सहायक अर्थात पुष्प पौधों के प्रजनन अंगों को धारण करता है। पुष्प विभिन्न आकार रूप व गंध वाले होते हैं परंतु सभी का एक मूल स्वरूप होता है, ठीक है। पुष्प प्रायः 4 भागों का बना हुआ होता है। जो पुष्प होता है उसमें क्या है मुख्य 4 भाग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे भाग होते हैं और भी 4 के अलावा, लेकिन जो मुख्य होते हैं वो क्या होते हैं 4 भाग होते हैं जो कि क्या है एक ही आधार पर परस्पर जुड़े रहते हैं। जो क्या होते हैं एक ही आधार पर क्या है जुड़े रहते हैं, जिसे क्या है पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ लें पुष्पासन किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं जो क्या है एक ही आधार पर परस्पर जुड़े रहते हैं, जिसे क्या है पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से हमने 4 भाग जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, इसके बाद है दलपुंज, इसके बाद है पुंकेसर, इसके बाद है स्त्रीकेसर। लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाह्य दलपुंज के बारे में। तो चलिए देखते हैं बाह्य दलपुंज क्या है। यह पुष्प का सबसे बाहर का भाग हरे रंग की पत्ती के समान होता है। जो बाह्य दलपुंज होता है ये क्या होता है, यह पुष्प का सबसे बाहर का भाग हरे रंग की पत्तियों के समान होता है जो कि पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अंदर चक्र के रूप में रंगीन पत्तियां होती हैं। जो बाह्य दलपुंज होता है के अंदर चक्र के रूप में रंगीन पत्तियां होती हैं जिन्हें क्या है दलपुंज कहते हैं, ठीक है। यह पुष्प का सबसे सुंदर भाग होता है, वह आकर्षक होता है, इसीलिए क्या ये अन्य जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है दलपुंज। नेक्स्ट है आपका कि पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। इसके 2 भाग पुतंतु एवं परागकोश होते हैं। परागकोश में महीन चूर्ण जैसा पदार्थ होता है जिसे क्या है परागकण कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्त्रीकेसर। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय में अंडे होते हैं जिन्हें क्या है बीजांड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक डायग्राम दे रखा है पुष्प की संरचना। अगर वहाँ पे पूछे कि पुष्प की संरचना सहित वर्णन कीजिए तो आपको पुष्प भी बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपके लिए एक पुष्प की संरचना तैयार की है। तो चलो देखते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी चिपचिपे भाग को वर्तिकाग्र तथा अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि वर्तिका किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, स्त्री के ऊपरी चिपचिपे भाग को, स्त्री केसर के ऊपरी चिपचिपे भाग को वर्तिकाग्र तथा अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये दलपुंज कहलाता है, ये ठीक है, ये पोर्शन दलपुंज कहलाता है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन कहलाता है वर्तिकाग्र और ये वाला जो होता है पुंकेसर, ठीक है। नेक्स्ट है तंतु। ये पोर्शन जो होता है ये आपको लाइन लाइन सी दिख रही होंगी, ये वाली ये क्या है तंतु कहलाती है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे जो बिंदी बिंदी सी रखी है ये कहलाता है अंडाशय, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन कहलाता है बीजांड। इसके बाद है ये वाला जो पूरा पोर्शन कहलाता है नीचे का ये पुष्पासन, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है और साथ ही साथ ये चैप्टर 3 भी है। चलिए देखते हैं 3rd चैप्टर में पहला क्वेश्चन कौन सा है कि परागकण किसे कहते हैं एवं इसके प्रकार बताइए। तो इसके जो प्रकार हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परागकण के बारे में कि परागकण कहते किसे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पुंकेसर पुष्प के नर जननांग तथा
अंडज मादा में जननांग होते हैं, पुंकेसरों में परागकण तथा अंडप में बीजांड उत्पन्न होते हैं, जो क्या है जनन क्रिया के लिए परागकण के नर युग्मक का बीजांड के मादा युग्मक में संयोग करना आवश्यक है। चूंकि पौधे क्या हैं स्थिर होते हैं, अतः एक पुष्प के परागकोश से परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं परागकण, ये मैंने पूरा आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है परागकण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वपरागकण और जो दूसरा होता है वो होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो हम पहले बात करेंगे स्वपरागण के बारे में। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या बोला अभी हमने? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यह परागण द्विलिंगी पुष्पों या एक ही पौधे पर उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में होता है। अगर वहां पे ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पुट करें कि जो स्वपरागण होता है तो वो किस प्रकार के पुष्पों पर होता है, तो किस प्रकार के पुष्पों पर होता है? द्विलिंगी पुष्पों या फिर एक ही पौधे पर उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि स्वपरागण का महत्व। जो स्वपरागण है उसका महत्व क्या है? स्वपरागण निम्न महत्व है। पहला है कि इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, अतः पौधों को ज़्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट की परागकण होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट की पुष्पों को आकर्षक सुगंधित होने आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और स्वपरागण से होने वाली हानियाँ, अभी हमने बात करा है लाभ के बारे में और अब हम बात करेंगे स्वपरागण से होने वाली हानियों के बारे में। तो देखते हैं कि इस हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमज़ोर होती चली जाती हैं, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद है सेकंड, नई जाति एवं किस्म के बनने की संभावना कम होती है। थर्ड है आपका कि समय के साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। इससे जो हानि होती है वो क्या होती है कि जो नए लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि हमने दो टाइप के बताए थे, तो सेकंड जो टाइप है वो है परपरागण। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस पर परागण, तो इसे क्या है? परपरागण कहते हैं। ठीक है, यह मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रखा है कि ये क्या है, एक पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। तो इससे क्या है, ये वाला जो पुष्प होगा इससे रिएक्शन करेगा तो क्या ये परपरागण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? परपरागण। ये और ये वाला जो है इसको कहते हैं स्वपरागण। एक ही पुष्प का जो पौधा होगा वो अपने ही पुष्प से क्या है? क्रिया करेगा, तो ये क्या कहलाता है? स्वपरागण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परपरागण का महत्व क्या है या फिर इसके लाभ क्या हैं। पहला है कि इन परागकण से उत्पन्न बीज स्वरूप स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। और सेकंड है परपरागण के द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके बाद है थर्ड, इन बीजों से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्वस्थ तथा सक्षम होते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट परपरागण से होने वाली हानियाँ। ये मैं आपको सारे लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ लाइक डिसलाइक या फिर जो आपको पसंद आए वो कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परपरागण किसी माध्यम पर निर्भर करता है, अतः इसमें सदा अनिश्चितता बनी रहती है। इसके द्वारा सेकंड पॉइंट है, इसके द्वारा अवांछनीय लक्षण आ सकते हैं अथवा अच्छे लक्षणों की हानि हो सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका कि परपरागण आर्थिक रूप से पौधों के लिए
उपयोगी नहीं है। जो पर परागण है वो क्या है, आर्थिक रूप से पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।